नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका यूपीएससी पर। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात किया था कि जो वेगनर ने सिद्धांत दिया इस धरातल के निर्माण का, कैसे महाद्वीप बने, कैसे महासागर बने, उसी में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। आखिर ये क्या है और इसका सिद्धांत सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्यों माना जाता है, सबसे ज़्यादा इसके पक्ष में लोग क्यों हैं, इसके तर्क क्या हैं, इन पर हम पूरी बातचीत करेंगे और आपको भी मज़ा आएगा। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करूँ उससे पहले जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आए तो आखिर में लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, विवर्तनिकी, ठीक है ना, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब ये जो अवधारणा है ये वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से बिल्कुल मुख्तलिफ है, एकदम अलग है। वेगनर साहब ने बताया था कि उनमें अपने आप स्वतः विखंडन हुआ और वो अलग होते चले गए। उन्होंने अपने उस सिद्धांत के प्रतिपुष्टि में बहुत सारे तर्क दिए जिनमें कुछ सच्चाइयाँ भी थी, जिनके बारे में हमने पूरी बातचीत की थी। लेकिन जो नया सिद्धांत आया जिसे हेरी हेस, मॉर्गन, पार्कर आदि वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया, इन्होंने एकदम से अलग अवधारणा प्रस्तुत की इस धरातल के निर्माण की, महाद्वीपियों के निर्माण की, महासागरों के निर्माण के, कटकों के, पर्वतों के, स्थलों के निर्माण की एक अलग व्याख्या प्रस्तुत की। इन लोगों ने जो व्याख्या प्रस्तुत की उसके अनुसार जो पूरी पृथ्वी का धरातल है, जो पूरी पृथ्वी का धरातल है, ये अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है। इसमें अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है। शायद इसीलिए इसका नाम रखा गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है ना। तो पृथ्वी का जो संपूर्ण धरातल है, वो चाहे महासागर वाला पार्ट हो या महाद्वीप वाला पार्ट हो, वो किस में बटा हुआ है? प्लेटों में बटा हुआ है। इसको आप ऐसे कल्पना करिए कि आप अपने हाथ में दो ठो तस्तरी ले लीजिए, एक इस हाथ में एक दूसरे हाथ में, और उससे ऐसे ऐसे घुमाइए तो ये जो महोदय लोग हैं, पार्कर है, मॉर्गन है, हेरी हेस हैं, ये लोग बिल्कुल यही कह रहे हैं कि प्लेटों के जैसे ये पूरा धरातल है जो कि आगे पीछे होता रहता है, कुछ इधर चलता है, कुछ उधर चलता है, कुछ बराबर चलता है। अभी हम उस पर पूरी बातचीत करेंगे कैसे चलता है। लेकिन इन्होंने बताया कि जो संपूर्ण पृथ्वी का धरातल है वो अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है। कुछ प्लेटें इसमें बड़ी हैं जिन्हें मुख्य प्लेटें कहा जाता है, और कुछ गौड़ या छोटी प्लेटें हैं जो कि आकार में छोटी हैं। तो यहाँ पर मैंने उनकी लिस्ट पूरी लिख दी है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। मुख्य प्लेटों में सबसे पहला है भारतीय प्लेट, जो कि हमारे प्यारे भारत के नाम से है। दूसरा है अफ्रीकन प्लेट, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के नाम से है। तीसरा है यूरेशियन प्लेट। यूरेशिया का मतलब होता है एशिया प्लस यूरोप, जिसमें आपका रसिया वाला, मध्य एशिया वाला पार्ट आता है, खाड़ी देश वाला पार्ट आता है। इसके अलावा अमेरिकन प्लेट है, प्रशांत प्लेट है और अंटार्कटिका प्लेट है। ये मेजर प्लेट्स हैं, यानी कि बड़े प्लेट्स हैं जिनसे पूरे पृथ्वी के संपूर्ण धरातल का निर्माण हुआ है। ये वो महत्वपूर्ण प्लेट है। इनके अलावा जो गौड़ या छोटे प्लेट है वो है अरेबियन प्लेट्स, फिलीपींस प्लेट, नास्का प्लेट, काकोस प्लेट और स्कोशिया प्लेट। तो ये क्या है? छोटे प्लेट हैं। अब जो वास्तव में कहना चाह रहे हैं इस थियरी में, प्लेट टेक्टोनिक थियरी में, हेरी हेस, मॉर्गन और पार्कर, मैकेंजी, वो यही बताना चाह रहे हैं कि संपूर्ण पृथ्वी प्लेटों पर है और वो संचलित होने के कारण ही नए स्थलों का निर्माण होता है, और जो वर्तमान में स्थल हैं उनमें ह्रास भी होता है। तो इनकी थियरी हम पूरी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे है और वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए इस पर अब बात करते हैं। तो इनके अनुसार, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार या इसे प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार
3 प्रकार का विस्थापन होता है प्लेटों के जो है बीच में। पहला विस्थापन जो होता है उसे अपसारी विस्थापन कहा जाता है, अपसारी संचलन या संचरण, अपसारी संचरण या संचलन। दूसरा है अभिसारी संचलन। अभी समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, शब्द को देख करके लोड ना ले। अभिसारी संचरण। और तीसरा है आपका संरक्षी संचरण, संरक्षी संचरण, संरक्षी संचरण। इनका मतलब क्या है इसको समझेंगे और ये किस प्रकार डिफाइन करते हैं कि आपका धरातल कैसे बना है, वो चाहे महाद्वीपीय पार्ट हो, महासागर पार्ट हो, पर्वत कैसे बने, पठार कैसे बने और मैदानी क्षेत्र कैसे बने, इनकी डिफिनेशन कैसे निकलती है, इससे वो समझने की कोशिश करेंगे। अपसारी संचरण में क्या होता है कि 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। क्या होती हैं? 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत जाती है। मान लीजिए एक प्लेट ये है और जो दूसरा प्लेट है वो ये है, तो दोनों प्लेट की जो दिशा होगी एक दूसरे की क्या होगी? विपरीत होगी। ये कैसा संचरण होगा? अपसारी संचरण होगा। ऐसे संचरण में क्या होता है, ऐसे संचरण में क्या होगा कि इनके बीच में क्या होगा? टकराव होगा। क्या होगा? टकराव होगा और टकराव के बाद में नए स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। क्या होता है? नए स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ठीक है ना? तो क्या होता है? नए स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। तो क्या होता है कि भ्रंशों का निर्माण इनके बीच में होता है। क्या होता है? भ्रंशों का निर्माण इनके बीच में होता है। जो दूसरा संचरण है वो है अभिसारी संचरण। क्या है? अभिसारी संचरण। और अभिसारी संचरण में क्या होता है कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से क्या होती हैं? टकराती हैं और इनके टकराने के कारण जिन प्लेटों का घनत्व अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है वो कम घनत्व वाले प्लेट के भीतर एंट्री कर जाती है। ठीक है ना? तो आप कुछ कल्पना करने की कोशिश करें कि किस प्रकार, यानी कि जैसे 2 प्लेट अगर आमने सामने से टकरा रही हैं तो जिनका घनत्व ज़्यादा है वो निश्चित तौर पर नीचे जाएगी और जो कम घनत्व वाली प्लेट है वो ऊपर आएगी और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण होता है, मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। क्या होता है? मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है इससे, या इन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। वलित पर्वत कहा जाता है। वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अब आप पूछेंगे एग्जाम्पल देकर के बताइए, तो एग्जाम्पल इस प्रकार लेंगे कि जो आपका यूरेशियन प्लेट है, जो यूरेशियन प्लेट है जब वो भारतीय प्लेट के साथ टकराया, यूरेशियन प्लेट जब भारतीय प्लेट के साथ टकराया तो क्या हुआ कि हिमालय का निर्माण हुआ। किसका? हिमालय का निर्माण हुआ। इसके टकराने से क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। अब ऐसे में अगर आपसे कोई पूछे कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है तो आप बताएंगे ये वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। ठीक है ना? पर्वत कई प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत। ठीक है ना? तो वलित पर्वत वो होते हैं जो मुड़ करके बने हैं। ठीक है ना? आपने देखा होगा कि वलन जब किसी चीज़ में होता है, यानी कि 2 चीज़ें से आपस में आकर के टकरा गई ना, तो ऐसे जो उनमें एक मुड़ाव हो जाता है उसको वलन कहा जाता है। तो हिमालय क्या है? आपका एक वलित पर्वत है और उसके निर्माण के पीछे जो लॉजिक है वो क्या है कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट दोनों आपस में टकराई। भारतीय प्लेट का घनत्व ज़्यादा था वह नीचे गई और नीचे जाने की वजह से ही हिमालय के साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र पूरा भारत का बना हुआ है उसका रीजन यही है कि जो भारतीय प्लेट है उसका घनत्व ज़्यादा है वो नीचे गया और उसके ऊपर यूरेशियन प्लेट का आरोहण हुआ जिससे हिमालय का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि अभिसारी प्लेट में जो अधिक घनत्व वाले प्लेट हैं वो कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे चले जाते हैं और उससे इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। अब इसमें कई प्रकार
की संरचनाओं का निर्माण होता है। जैसे यदि दो प्लेट महाद्वीपीय हैं तो क्या होगा, इसी प्रकार जैसे हिमालय बना इस प्रकार से वलित पर्वत का निर्माण होगा। यदि दोनों जो प्लेट हैं वो महासागरीय हैं तो क्या होगा, कटक का निर्माण होगा। किसके बीच में, महासागरों के बीच में, या उसके बीच में एक जो है भ्रंश जैसा कुछ बन करके निकलेगा। इसके अलावा यदि एक महासागरीय है और एक महाद्वीपीय है तो भी क्या होगा, मोड़दार वलित पर्वत का निर्माण होगा। जैसे आपकी एंडीज और रॉकी पर्वत है, ठीक है, एंडीज और रॉकी पर्वत हैं, ये भी क्या है, वलित पर्वत हैं, मोड़दार पर्वत हैं। इनका निर्माण भी अभिसारी संचरण के कारण ही हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अभिसारी संचरण। तीसरा है आपका संरक्षी संचरण। तीसरा क्या है, संरक्षी संचरण। इसका मतलब क्या होता है, इन नाम से ही स्पष्ट है। संरक्षी जहाँ पर कोई टकराव ना हो, जहाँ पर कोई विवाद ना हो, यानी कि लोग दूर दूर से ही बात कर लें और कोई झटापट्टी की स्थिति ना हो, तो वहाँ पर कहा जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, संरक्षित है। तो संरक्षी संचरण का भी तात्पर्य लगभग वैसा ही है, जब दो प्लेटें टकराएं ना, एक दूसरे के समानांतर होकर के गुजर जाएं, तो ऐसे में जिस संरचना का निर्माण होता है या जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो संरक्षी जो है संचरण के कारण होती हैं। अब होगा क्या, कभी आप कल्पना करिए कि दो प्लेट को ऐसे किनारे से एकदम गुजार दीजिए तो रगड़ लगेगा तो झंझना उठेगा, और झंझनाने को क्या कहा जाता है, पृथ्वी के झंझनाने को क्या कहा जाता है, भूकंप। तो बहुत बम्पर जो है भूकंप का निर्माण होता है। तो जिन जगहों पर प्लेटों में संरक्षी संचरण होता है वहाँ पर क्या होता है, बहुत तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, बहुत बड़े मापन जो है वाले भूकंप आते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, प्लेटें टकराती तो नहीं हैं लेकिन एक किनारे से होकर के गुजरती हैं, तो क्या होता है, वह एक भयानक भूकंप और ज्वालामुखी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिर्फ इतना ही मानना है कि पृथ्वी, जो संपूर्ण पृथ्वी का धरातल है वो प्लेटों में बटा हुआ है। प्लेटों का आपस में संचरण होने के कारण अलग अलग प्रकार की आकृतियां, संरचनाएं का निर्माण हुआ है, जिन्हें आप वर्तमान में देखते हैं। और इनका निर्माण जो है होता रहेगा, ये सतत प्रक्रिया है, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये है आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उम्मीद करता हूँ कि पूरी बातचीत आपको समझ में आई होगी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में बना होगा, और अगर नहीं बना है तो बनना चाहिए, कि जो ये प्लेट है ये तैर किस पर रहे हैं, ये जो प्लेट हैं वो किस पर तैर रहे हैं, और ये प्लेट हैं क्या। तो जो प्लेट हैं ये वास्तव में क्या है, क्रस्ट हैं। जो प्लेट हैं वो क्या है, वास्तव में ये क्रस्ट है। क्रस्ट आपने पढ़ा, इससे पहले क्लास में हमने भूगोल वाले में पढ़ाया था कि क्रस्ट क्या होते हैं, महाद्वीपीय क्रस्ट होते हैं और महासागरीय क्रस्ट होते हैं। तो ये जो क्रस्ट हैं ये लिथोस्फेयर के ऊपर होते हैं, और ये जो लिथोस्फेयर है ये अधिक घनत्व वाले स्टेनोस्फेयर पर तैरता है, स्टेनोस्फेयर पर तैरता है। तो जो क्रस्ट है वो लिथोस्फेयर के सहारे संचरण कर रहा है, और वो जो लिथोस्फीयर है उसका घनत्व स्टेनोस्फेयर से कम होता है, अतः वह उसके ऊपर क्या है, संचरित होता है, घूमता रहता है। अभी जो लिथोस्फीयर स्टेनोस्फेयर हैं ये वही प्लास्टिक एलिमेंट हैं जो धरातल के भीतर, जब आप गए थे, जो जिस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो आपको 100 किलोमीटर जब आप अंदर चले जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक प्लास्टिक जैसा पदार्थ मिलता है। ये वही स्फीयर है जो पृथ्वी के प्लेटों को क्या करता है, घुमाता है, और उसी से बना ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और ये थ्योरी सबसे ज़्यादा साइंटिफिक इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये अन्य अवधारणाओं को भी सही करता हुआ दिखाई पड़ता है, इसीलिए इस अवधारणा को सबसे ज़्यादा सटीक माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कुछ संदेह हो तो सवाल कमेंट बॉक्स में छाप दें, अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।